जय हिंद प्यारे साथियों, आज आप सभी के लिए साइंस सब्जेक्ट से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। यह सभी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा चुनिंदा प्रश्न हैं। जैसे कि आप सभी ने कमेंट किया था कि सर कुछ ऐसे प्रश्न को लेकर आए जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हो कि जिसे अगर हम कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में जो है हूबहू प्रश्न मिलने का संभावना बहुत ज़्यादा हो। प्यारे मित्र, आज मैं आप सभी के लिए साइंस के कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर हाजिर हूँ। अगर आप लोग अंतिम तक यह क्लास को देख लेते हैं, अगर यह सभी प्रश्नों को देख लेते हैं तो एग्ज़ाम में अगर बैठने जाएंगे तो साइंस सब्जेक्ट में अगर आप यह क्लास को देख लेते हैं तो साइंस से जो है लगभग क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। प्यारे मित्र, आज का जो क्लास है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जो है लगभग जो है क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि आप सभी का जो है अंतिम समय है और आप सभी का उम्मीद है कि तैयारी हो चुका होगा। और एक चीज़ और, यह सभी क्लास मैं बहुत पहले करा चुका हूँ आप सभी को, तो आप सभी को यह सभी चीज़ों को मतलब रिवाइज की तरफ मैं आप सभी को करा रहा हूँ। तो लगभग प्रश्न आप सभी को पहले से पता होना चाहिए। प्यारे मित्र, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं कराऊंगा, एक चीज़ और आप सभी को बताऊं, क्वेश्चन टोटल मैं कराऊंगा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा। अब 20 क्वेश्चंस में आप लोगों से मैं चाहता हूं कि आप 20 में 20 जो है करके देखें। 20 में 20 आप सभी का सही होना चाहिए। अगर 19 भी सही हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। चलिए प्यारे मित्र, पहला प्रश्न की ओर शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी से क्या कह रहा है कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। बहुत ही मस्त और फुल टॉस गेंद है, इसे आप लोग छक्का मारिए। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी इकाई, ऑप्शन सी अनंत या ऑप्शन डी धारा पर निर्भर करता है। प्यारे मित्र, यह साइंस के सबसे लॉलीपॉप क्वेश्चन है, फुल टॉस क्वेश्चन है। अगर आप लोग यहाँ पर छक्का नहीं मारते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी तैयारी की बहुत ज़्यादा कमी खिल रही है। एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है, वह प्रतिरोध क्या होता है? 0 होता है। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे मित्र आप सभी से क्या कह रहा है सवाल नंबर 15 में कि एक लघुपतित परिपथ में धारा का क्या मान रहता है? अत्यधिक तेजी से बढ़ जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि एक लघुपतित परिपथ में धारा अत्यधिक तेजी से बढ़ती है। ऑप्शन सी कह रहा है नहीं, इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है। और ऑप्शन डी कह रहा है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्यारे मित्र, एक लघु परिपथ में मतलब शॉर्ट सर्किट में करंट में धारा कैसे चलती है आप सभी को बताना है। तो धारा कैसे चलती है? वो तेजी से जो है ना मतलब कम और ज़्यादा होती रहती है। तो सवाल नंबर 15 का जो राइट ऑप्शन होगा प्यारे मित्र, सवाल नंबर 15 का वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 16। जितने भी प्रश्न आप सभी को मैं करा रहा हूं प्यारे मित्र, यह सभी के सभी सुपर सेलेक्टेड है। अगर आप लोगों को यह सभी प्रश्न गलत हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में बहुत ही ज़्यादा कमी है। सवाल नंबर 3, तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचारण लाइनों के लिए, ऑप्शन थोड़ा सा ऑफ करूं मैं। चलिए सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है कि तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनाती है? ऑप्शन ए कह रहा है निम्न गलनांक, ऑप्शन बी कह रहा है उच्च प्रतिरोध, ऑप्शन सी कह रहा है निम्न प्रतिरोध। और कौन से ऑप्शन सही होगा प्यारे मित्र, सवाल नंबर 16 का आप सभी को बताना है। तांबे के कौन सा गुणधर्म जो है विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनाता है? तो वह है उच्च प्रतिरोध। सवाल नंबर 16 का प्यारे मित्र, सवाल नंबर 16 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका हो जाएगा, वो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? तांबे के कौन से गुणधर्म से विद्युत संचारण लाइनों के लिए आदर्श बनाते हैं? तो उसमें निम्न प्रतिरोध हो जाएगा प्यारे मित्र। सवाल नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 जो है ऑप्शन बी में है। चलिए प्यारे मित्र, सवाल नंबर 17 आप सभी से क्या कह रहा है? सवाल नंबर 17 आप सभी से कह रहा है कि उत्प्लावन बल का परिमाण तरल डैश पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी घनत्व, ऑप्शन सी तापमान और ऑप्शन डी आयतन। मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 17 का कौन सा ऑप्शन जो है सही होगा? उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के डैश पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो वह है उसके घनत्व पर निर्भर करता है प्यारे मित्र। सवाल नंबर 16 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा 17 का वो हो जाएगा आपका बी। चलिए
प्यारे साथियों, सवाल नंबर 18 हमारा प्रश्न जो है चौथा प्रश्न है, लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बहुत ही मस्त और बहुत ही फुल टॉस गेंद है, इसे आप लोग छक्का मारेंगे जरूर प्यारे मित्र। आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए कह रहा है पानी का लगभग तापमान सबसे ज़्यादा कौन सी डिग्री पर होता है, 0 सेल्सियस कह रहा है। ऑप्शन बी कह रहा है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन सी कह रहा है 39 डिग्री सेल्सियस पर। और ऑप्शन डी कह रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर। लेकिन प्यारे मित्र, आप सभी लगातार 9th 10th 11th 12th यह सभी में साइंस सब्जेक्ट के फिजिक्स सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी का तापमान जो है सबसे अत्यधिक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र, सवाल नंबर 5 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात क्यों होता है। 5 क्वेश्चन हम लोग किए हैं, 5 के 5 सुपर सेलेक्टेड क्वेश्चन था। और उम्मीद है कि यह सभी क्वेश्चंस को आप लोग जो है अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी का सही हो रहा होगा। प्यारे मित्र, यह सभी अगर क्वेश्चन गलत हो रहा है तो यकीन मानिए आपको रिजल्ट बनाने में बहुत ज़्यादा बाधाएं आने वाली हैं। सवाल नंबर 19 ऑप्शन हम लोगों का 5 नंबर प्रश्न कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जो है क्यों होता रहता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर गैस जल वाष्प को जमा कर देती है। ऑप्शन बी कह रहा है कि बादल पहाड़ियों पर धरती के निकट होते हैं अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऑप्शन सी कह रहा है कि ऊंची पहाड़ियों पर तापमान हिमांक से कम होता है अतः जल वाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि इनमें से जो है कोई भी नहीं। तो प्यारे मित्र, आप सभी जानते हैं कि ऊंची पहाड़ियों पर हिमपात जो होता है इसका कारण जो है वहां पर तापमान बहुत कम हो जाता है, जलवाष्प जो है जमकर बर्फ बनने लगती है, इसलिए हिमपात जो है वहां होता है। सवाल नंबर 19 का यानी का या मतलब हम लोगों का 5वां नंबर क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा। चलिए प्यारे मित्र, सवाल नंबर 20 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 20 में आप सभी से कहा जा रहा है कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह कौन सा है। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी बेलनाकार दर्पण और ऑप्शन डी समतल दर्पण। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सर्च लाइट का परावर्तक जो है कौन सा दर्पण से बना होता है, तो आप सभी जानते हैं सर्च लाइट का वो अवतल दर्पण से बना होता है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 20 का वो हो जाएगा आपका बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर आप सभी से 7 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सी माप इकाइयों की सीजीएस प्रणाली की परिभाषा है। ऑप्शन ए कह रहा है कूलाम, ग्राम, स्टेडियम। ऑप्शन बी कह रहा है सेल्सियस, ग्रेड, सेकेंड। ऑप्शन सी कह रहा है सेंटीमीटर, ग्लेन, सीमेंस। और ऑप्शन डी कह रहा है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 21 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किसका सीजीएस प्रणाली जो है सेम है, तो वो आप सभी जानते हैं किसका है, वो है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सवाल नंबर 21 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 22 हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8, पदार्थ के संदर्भ में कौन सा जो कथन है वो गलत कहती है। ऑप्शन ए कह रहा है कि पदार्थ कणों से मिलकर बनती है, जो कि 70% वो सही बात है। ऑप्शन बी कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच में अंतर होती है, ये भी सही बात है। ऑप्शन सी कह रहा है कि पदार्थ के कणों के बीच कोई भी आकर्षण बल नहीं होती है, ये भी 70% सही है। और ऑप्शन डी कह रहा है कि पदार्थ के कणों द्वारा वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, जबकि यह बात जो है गलत है। कथन ऑप्शन नंबर 22 का डी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 23 आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 23 में कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी समवेग, ऑप्शन सी त्वरण, ऑप्शन डी गति। मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं तो त्वरण कहते हैं। देखिए कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन है, अगर नहीं बन रहा है तो यकीन मानिए आपका विकेट गिरने वाला है। सवाल नंबर 24, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई होती है किसकी, आवेग की। ऑप्शन बी करंट की, ऑप्शन सी ऊर्जा की या ऑप्शन डी पावर की। तो प्यारे मित्र, आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है इकाई है किसकी, वो है ऊर्जा की। सवाल नंबर 24 का राइट ऑप्शन वो हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहा जा रहा है। सवाल नंबर 25 में कि डेसिबल क्या है, एक वाद्य यंत्र, शोर की तरंग दैर्घ्य या एक म्यूजिकल नोट या ध्वनि स्तर का पैमाना। सवाल नंबर 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डेसिबल जो है ध्वनि स्तर का एक पैमाना है। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 25 का राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे मित्र। आप सभी से क्या कह रहा है कि प्रावर्तन के नियमों में से किस दर्पण के लिए सत्य कहा जाएगा? ऑप्शन ए दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और एक अवतल दर्पण। सवाल नंबर 26 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो प्रावर्तन के नियमों में दर्पण के लिए जो सत्यापन सही होगा वो अवतल में भी सही होगा, उत्तल में भी सही होगा और समतल में भी सही होगा। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 26 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए, बी, सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न प्यारे मित्र, आप सभी से क्या कहा जा रहा है सवाल नंबर 27 में कि यदि बल न्यूटन में और दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है तो किया गया कार्य जो है किस में व्यक्त किया जाएगा? ऑप्शन ए कहा जा रहा है जूल में, ऑप्शन बी कहा जा रहा है किलोवाट घंटा में, किलोग्राम वाट में, ऑप्शन सी कहा जा रहा है किलोग्राम वाट मीटर में, ऑप्शन डी कह रहा है कि वाट में। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? यदि बल न्यूटन में और दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है तो किया गया कार्य जो है वह जूल में व्यक्त किया जाएगा। प्यारे मित्र, सवाल नंबर 27 का राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न सवाल नंबर 28 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का जो है प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ओमीटर, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी रियोस्टेट और या ऑप्शन डी गैल्वेनोमीटर। प्यारे साथियों, सवाल नंबर 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हम लोग उपकरण का कौन सा उपयोग करते हैं? गैल्वेनोमीटर का। सवाल नंबर 28 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। टोटल हम लोगों ने अभी 14 क्वेश्चन कर लिया है, 6 क्वेश्चन अभी बचे हुए हैं। और एक चीज़ और आप सभी को बताऊं प्यारे मित्र, आप लोग कौन से ज़िले से यह क्लास को देख रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ताकि मुझे भी पता चले। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट में बताते हैं सर मैं पटना से हूँ, मैं पूर्णिया से हूँ, मैं वैशाली से हूँ। मुझे खुशी होती है कि अलग अलग ज़िले से आप लोग देख रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने उज्जवल भविष्य की कामना करने के लिए जो है यह मैं सफलता के लिए आप सभी का मैं कामना करता हूं कि आप सभी को सरकारी कॉलेज मिले, डीएलएड में अच्छे अंक से आप लोग पास करें, मैं ये कामना करता हूं। चलिए सवाल नंबर 29 आप सभी से क्या कह रहा है प्यारे मित्र? जब वस्तु की अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो छवि का आकार जो है कैसा होगा? जब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर हम रखते हैं तो छवि का आकार कैसा होगा? तो वस्तु के आकार के समान होगा। तो राइट ऑप्शन प्यारे मित्र वो हो जाएगा आपका सवाल नंबर 29 का सी। चलिए अगला क्वेश्चन प्यारे मित्र, सवाल नंबर 30 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए कहा जा रहा है वाटसन और क्रिक के, ऑप्शन बी कह रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन सी कह रहा है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी कह रहा है जॉन डाल्टन। प्यारे मित्र, आप सभी से पूछा जा रहा है सवाल नंबर 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत का प्रस्ताव रखा था? तो वह है अल्बर्ट आइंस्टाइन। सवाल नंबर 30 का राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सवाल नंबर 31 कि घर्षण बल हमेशा लागू बल किस प्रकार से होता है? जुड़ा रहता है या विपरीत होता है या परिवर्तित होता है या संचालित होता है? तो आप सभी पढ़े हैं कि घर्षण बल जो है हमेशा लगने वाले बल के जो है जुड़े रहते हैं। तो सवाल नंबर 31 का जो है राइट ऑप्शन आपका वो हो जाएगा कि घर्षण बल हमेशा विपरीत दिशा में लगती है। तो राइट ऑप्शन जो है इसका हो जाएगा आपका बी। सवाल नंबर 31 का राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा कि घर्षण बल हमेशा लघु बल का विरोध करती है। तो राइट ऑप्शन सवाल नंबर 31 का बी हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे मित्र, सवाल नंबर 32 और 18वां नंबर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं कि लौह चुंबकीय क्या है? निकेल है, एल्युमिनियम है, तांबा है या पीतल है? लौह चुंबकीय क्या है आप सभी को बताना है। तो आप सभी जानते हैं लौह चुंबकीय जो है वो निकेल है। राइट ऑप्शन सवाल नंबर 32 का वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 33 आप सभी से क्या कहा जा रहा है कि वायु दाब के मापने के लिए कौन से उपकरण को प्रयुक्त में लाते हैं? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या अर्धमापी? तो आप सभी जानते हैं कि वायु दाब मापने के लिए जो है हम बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सवाल नंबर 33 का राइट ऑप्शन आप सभी का हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 34 आप सभी से प्यारे मित्र कहा जा रहा है। एक चीज़ और आप सभी को मैं बोलना चाहता हूँ प्यारे मित्र, इस चैनल को आप सभी के लिए पूरा डेडिकेटेड है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश करें। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए चैनल है तो आप सभी का दायित्व बनता है कि चैनल को थोड़ा सा बूस्ट दिया जाए, है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का जो है कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विसरण है, अपकेंद्रण है या अपोहन या विपरीत प्रासरण है? प्यारे मित्र, सवाल नंबर 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वॉशिंग मशीन जो है किस प्रकार से कार्य करती
करती है तो वह अपकेंद्रण प्रकार से कार्य करती है। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सवाल नंबर 34 का वो आपका बी हो जाएगा। प्यारे मित्र, आप सभी को बताना है कि 20 प्रश्न आप लोगों ने किया है। 20 प्रश्न 14 20 34 में आप लोगों ने कितने प्रश्नों को सही किया है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर 20 में 20 सही किया है तो आप लोगों का मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सेलेंट मार्क्स है। अगर 20 में 15 किए हैं तो गुड की ओर जाएंगे। अगर 20 में आप 20 में 10 की ओर जा रहे हैं तो एवरेज की ओर जा रहे हैं। अगर 20 में 5 की ओर जा रहे हैं तो आपका पुअर है, मतलब बहुत ज़्यादा आपका स्थिति खराब है। ईमानदारी से बताएंगे, बिल्कुल आप लोग बेईमानी चीटिंग नहीं करेंगे। कितना आप सभी का सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएंगे। हर स्टूडेंट का अपना अपना स्टेमिना है पढ़ने का, तो अपना अपना तरीके से और ईमानदारी तरीके से बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप लोग जो है इंसल्ट के चक्कर में जो है 20 आउट 20 आप लोग नहीं लिखेंगे। जितना आ रहा है 10 15 20 25 जो 20 तक तो है, 20 तक में जितना आ रहा है उतना लिख देना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नए क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।